नमस्कार, आप देख रहे हैं द लर्न टॉप की खास पेशकश रखवाले, जिसमें हम बात करते हैं रक्षा मामलों की। और इन पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह इस बार भी मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ संदीप उन्नीतन। बहुत बहुत स्वागत है संदीप आपका। धन्यवाद निखिल। संदीप, हमने जो स्टोरी आज लीड के लिए चुनी है, बहुत सारे दर्शकों को शायद उसके बारे में मालूम चल गया है, क्योंकि वो 3-4 दिन पहले से ही जो न्यूज़ का मार्केट है उसके अंदर वो बज़ कर रही है एक तरह से। लेकिन क्योंकि उसका महत्व है और बहुत सारी चीज़ों से वो जुड़ती है, इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम आज भी उस पर चर्चा करने वाले हैं। बड़े दिनों बाद ये हुआ है कि किसी ऐसी तकनीक को लेकर के जिसके बारे में यही विचार था कि हमें लानी है तो विदेश से ही लानी है, उसको लेकर के इंडियन सर्विसेज ने इस बार इंडियन कंपनीज के लिए ऑर्डर्स फ्लोट किए हैं। इनफैक्ट कुछ कंपनीज को ज़ीरो इन भी कर लिया गया है, जिनको कॉन्ट्रैक्ट्स इश्यू किए जाएंगे। और हम बात कर रहे हैं ड्रोन्स की, जो हमें लगता ही नहीं था कि हमारे इंडिजिनस ड्रोन प्रोग्राम्स कभी उतने मैच्योर होंगे कि सर्विसेज उन्हें नंबर्स में खरीद के इंडक्ट करें। और ये बात वहाँ से भी जुड़ जाती है, जब हमने पिछले साल चीन के साथ हमारा फेस ऑफ शुरू हुआ। हमने देखा कि चीन की तरफ से काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन वारफेयर में उन्होंने अपने ड्रोन्स को इस्तेमाल किया, प्रोपेगेंडा वीडियोस में हमारी विल को हिट करने की कोशिश की कि आप देखिए अभी भी म्यूल्स पे या आपको ट्रक करना पड़ रहा है, या आपके हेलीकॉप्टर्स आपको उस थिन एनवायरनमेंट में उड़ाने पड़ रहे हैं। और हमारे पास देखिए, हमारे पास ये छोटे-छोटे ड्रोन्स हैं, हम जिनको किसी भी सप्लाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा खाना उसमें आता है, एम्यूनिशन भी हम कैरी कर सकते हैं। अब हम इस गेम में मैच करने वाले हैं चाइना को, और चीन से इतर भी हमारी अपनी-अपनी ज़रूरतें हैं। हम चाहते हैं हम शुरू से शुरू करें। कब से सर्विसेज़ विचार कर रही थी, क्योंकि हमें बताया गया कि तीनों सर्विसेज़ ड्रोन्स लेने वाली हैं, प्राइमरीली एयर फोर्स और आर्मी, बट नेवी ने भी कुछ ड्रोन्स ज़ीरो इन किए हैं। निखिल, शुरुआत करते हैं एक कॉन्टेस्ट की जो इंडियन एयरफोर्स ने शुरू की है 2018 में, जिसका नाम है मेहर बाबा कॉन्टेस्ट। यस। और ये उस वक्त इंट्रोड्यूस किया था, इस शुरुआत किया था जहां जब जब लोग बात भी नहीं कर रहे थे स्वॉर्म ड्रोन्स की। सब ड्रोन्स पे फोकस थे, लेकिन ये स्वॉर्म कॉन्सेप्ट है। जो स्वॉर्म ड्रोन्स का मतलब है कि आप बहुत सारे छोटे छोटे ड्रोन्स एक मधुमक्खी के झुंड की तरह आप उनको उड़ाते हैं, और उससे आप कई सारे उसके टैक्टिकल यूजेस है, बैटलफील्ड में है, ट्रूप्स, ये ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस होते हैं उसके। तो इस तरह की एक कॉन्टेस्ट इंडियन एयरफोर्स शुरू करती है 2018 में, और उन्होंने कहा कि देखिए, जो भी इंडियन कंपनी इसमें भाग लेगा या जो भी जीत जाएगा, हमारे ये सारे रिक्वायरमेंट्स है, हम उनको एक कॉन्ट्रैक्ट, हम उन पे एक 100 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट प्लेस करेंगे। ये बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। और मैं इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए, जिस तरह से हम इंडिजिनस R&D पे जब थोड़े से छोटे से इन्वेस्टमेंट से हम इतने बड़े लाभ उठा सकते हैं, यही उसी का एक बहुत ही अच्छा मिसाल है। और 3 साल बाद जब ये कॉन्टेस्ट शुरू होता है, बहुत सारे कंपनीज आ जाते हैं इस गेम में। छोटे छोटे कंपनीज, ज्यादातर के स्टार्टअप्स के ही गेम है, क्योंकि बड़े कंपनीज के पास वो एजिलिटी नहीं है कि वो इस तरह की टेक्नोलॉजीज फील करें। और मैं कुछ ही हफ्ते पहले एक IIT में एक कंपनी है, उनसे भी मिला था। एक बहुत ही एक पैशनेट टीम है, स्टार्टअप, ड्रोन स्टार्टअप है, जो एक कमरे में काम करते हैं। एक कमरे के अंदर से वो ड्रोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्वॉर्म ड्रोन्स। उन्होंने उसको, मतलब वो एल्गोरिदम को क्रैक किया हुआ है। तो ये कॉन्टेस्ट, मेहर बाबा कॉन्टेस्ट की वजह से बहुत सारे ऐसे कंपनीज आ गए, स्टार्टअप्स। और जब ये क्राइसिस आ गया लद्दाख में, तो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने पहली बार देखा, देखिए ये स्वॉर्म ड्रोन्स के ये यूजर्स हो सकते हैं, और हमारे एडवर्सरीज तो ऑलरेडी इसको डिप्लॉय कर चुके हैं। हम तो अभी अभी तक बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से रोज तो आते हैं ड्रोन सर्विस लगातार, वो जैसे कि इंडियन एयर इंडिया की ये कमर्शियल सर्विसेज है, वैसे वो ISI की कमर्शियल सर्विसेज ऑपरेट होते हैं ये आर्म्स और एमिनिशन के लिए। तो इसीलिए कुछ हफ्ते पहले आर्मी और एयरफोर्स ने ये सारे जो मेहर बाबा कॉन्टेस्टेंट्स थे, उनको आर्मी ने पहले ऑर्डर दे दिए, क्योंकि आर्मी के रिक्वायरमेंट्स उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि एयरफोर्स के हैं। तो उन्होंने पहले दो कंपनीज को उन्होंने ऑर्डर दे दिया है। एक तो है राफे एंड फाइबर है, और दूसरा जो है एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, न्यू स्पेस टेक्नोलॉजीज करके। 2 स्वॉर्म्स उन्होंने प्रोक्योर करने का प्लान किया, 50-50 ड्रोन्स के।
और ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप है, क्योंकि पहली बार हम देख रहे हैं कि जो सर्विसेज ने कटिंग एज टेक्नोलॉजी इंडियन कंपनी से और खास करके स्टार्टअप से एक्वायर किया। नॉर्मली हमारी जो पूरी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, इट इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स या फिर बड़े बड़े कंपनी से हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हमने छोटे कंपनीज को पहली बार इतनी बड़ी ऑर्डर्स दिए, अबाउट 200 करोड़ फास्ट ट्रैक पे। फास्ट ट्रैक का मतलब है कि आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं 12 महीने के अंदर आपको डिलीवर करना है। और दूसरी तरफ जो एयरफोर्स जिन्होंने ये कॉन्टेस्ट शुरू किया है, उन्होंने इस मेहर बाबा कॉन्टेस्ट को थोड़ा रिबूट करने की प्लान की है, और जिसके तहत वो 5 कंपनीज को आइडेंटिफाई करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट्स भी प्लेस करेंगे उन पर। और उनके रिक्वायरमेंट्स अब बहुत फोकस्ड हो गए हैं। वो चाहते हैं कि एक स्वॉर्म जाके 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है उनको, एनिमी टारगेट्स अटैक करके वापस रिकवर भी करना है। तो ये बहुत ही एक एक्साइटिंग टाइम है स्टार्टअप यूनिवर्स के लिए, खास करके ड्रोन स्टार्टअप्स में। और मैं कुछ कंपनी से बात कर रहा था, और जिन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है वो भी बहुत उत्सुक है इसको लेके, कि देखिए पूरे एक इकोसिस्टम बन रही है, इंडिजिनस कैपेबिलिटीज बन रही है, जो हमें भले ही ना मिला हो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटर्स को मिला है। हो सकता है आगे चल के हमें भी कुछ मिल जाए इसमें, लेकिन इट इज अ बिगिनिंग एंड इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप। संदीप, जो सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने जो चाइनीज प्रोपेगेंडा वीडियोस हमारे दर्शकों ने जो देखे हैं, उसमें ये समझ बनती है कि ये बेसिक जो म्यूल वाला जो काम होता था कि A to B आपको कोई सामान लेके जाना है, एक आपने पैलेट या एक छोटा सा बॉक्स बना दिया है, उसको ड्रोन A to B कैरी कर सकता है, और उसका बीच में फ्लाइट पाथ का एक ऐसा हिस्सा हो सकता है जिसमें वो ऑटोनोमस फ्लाई करे, वहीं पे आपका AI आता है। इसके अलावा हम किन रोल्स को कंसिडर कर रहे हैं फॉर ड्रोन्स जो हमने अभी सर्विसेज के लिए ऑर्डर किए हैं? दो रोल्स है निखिल। एक तो है ट्रांसपोर्ट के, जैसे आप बता रहे थे, वो कार्गो बिटवीन 4 and 5 kg, तो एसेंशियल कार्गो है, वो सप्लाई करेंगे ड्रोन्स को लेके। और ऐसे कुछ एरियाज हैं, दूर दराज इलाके हैं, जहाँ पे मतलब वेयर देयर इज नो रोड्स एंड यू हैव पोस्ट्स दैट आर स्ट्रंग अप देयर, तो यू कैन फ्लाई कार्गो ड्रोन्स देयर। और दूसरा जो है अटैक ड्रोन्स, रेके एंड अटैक, उस तरह के जो ड्रोन्स हैं जो पेलोड कैरी करेंगे। और आर्मी ने इनको टेस्ट किया है अगेंस्ट टैंक्स। तो उनका जो बेसिक टेस्ट है कि देखिए, कैन अ स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स गो 8 या 10 किलोमीटर दूर, बियॉन्ड द रेंज ऑफ हमारे जो नॉर्मल एंटी टैंक मिसाइल्स है, बियॉन्ड द रेंज जाके क्या टैंक्स को अटैक करके वापस आ सकते हैं। तो ऐसा एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया, और उनको अब ज्ञात हो गया कि इट इज पॉसिबल। अब सिर्फ उनको ये फोकस करना है कि शेप चार्जेस लगाने हैं उस पे, दैट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस निखिल इज दैट ये दोनों जो कैपेबिलिटीज आ रहे हैं, इट इज अ फुट इन द डोर। ये छोटे ऑर्डर्स हैं, भले ही कंपेयर टू द लार्जर डिफेंस ऑर्डर्स, बट आर्मी को एक्सपोजर मिल जाएगी इसके। वी कैन सी द कैपेबिलिटीज। जैसे कोई एक सीनियर ऑफिसर मुझे बता रहे थे कि देयर इज नो स्काई इज द लिमिट व्हेन इट कम्स टू स्वॉर्म ड्रोन्स, कि आपकी जो कैपेबिलिटीज आर ओनली लिमिटेड बाय योर इमेजिनेशन। तो जब ये ड्रोन्स आ जाएंगे, देन यू कैन डिसाइड व्हाट एल्स यू कैन डू विद इट, क्या इसकी कैपेबिलिटीज को इंप्रूव कर सकते हैं आप। जो भी आप अक्वायर कर रहे हैं सारे सिस्टम्स, दीज आर ऑल मार्क 1। तो आगे चल के यू कैन हैव मार्क 2, मार्क 3, दैट काइंड ऑफ थिंग। अ लॉट ऑफ यू नो जो टास्क हम कर रहे हैं, म्यूल इज आई मीन वन वे ऑफ लुकिंग एट, बट देयर आर अदर टास्क आल्सो, अटैक, रेके, बहुत सारे ऐसे जिसपे हम मैन मिशंस भेज रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स भेज रहे हैं। maybe all the recce tasks can be done by drones. So this is the reason ये बहुत ही एक significant step है। और मैं देख रहा हूँ कि इसमें हम काफी कम कॉस्ट पे, जैसे आप जो कह रहे थे कि अगर आप ड्रोन्स को रिग कर सकते हो विद अ चार्ज, तो वो ऑलमोस्ट एक लॉइटरिंग म्यूनिशन की तरह बिहेव करेगा। और जो अभी हम इस्तेमाल करते हैं वो मतलब वो लाखों और करोड़ों में उनकी कीमत है एक वेपन की, और वो भी मतलब आपको बड़ा सोच के चलाना है कि आपको क्या उतना बड़ा टारगेट आपके पास में है, क्या आप इतना उसके साथ कमिट करना चाहते हो। तो उसके लिए एक ऐसा छोटा आपके पास एक
कम कीमत वाला एक कॉस्ट होगा, सोल्यूशन होगा। संदीप, अगली चीज जो हम समझना चाहते हैं, सिंस हम अब चाहते हैं कि हमारी मिलिट्री इन ड्रोन्स को इस्तेमाल करे, इसका सिविलियन यूज हम नहीं कर रहे हैं, जो हम सर्विसेज के ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, तो जब मिलिट्री अपना काम करती है तो एक दूसरी कोई मिलिट्री हो सकती है जो उस काम को रोकने की कोशिश करे, चाहे वो आपके म्यूल्स हों, चाहे वो आपके आर्म्ड या रेकी ड्रोन्स हों। क्या सर्विसेज या जो कंपनीज इन ड्रोन्स पे काम कर रही हैं, ये किसी तरह के काउंटर मेजर्स पर भी काम कर रही हैं कि अगर इनके खिलाफ कोई इलेक्ट्रॉनिक अटैक होता है, कोई नॉन काइनेटिक अटैक होता है, तो वो कैसे डील करेंगे? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है निखिल, और जहां तक कि मुझे पता है कि जो ड्रोन्स हम फील्ड कर रहे हैं इस वक्त, उनमें ये हार्डन कैपेबिलिटीज नहीं है कि दे कैन टेक ऑन अ मिलिट्री अटैक। ये जो ईसीसीएम इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर प्रोटेक्टेड ड्रोन्स नहीं है, ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में आ रहे हैं, और आगे चलकर बहुत सारे ऐसे कैपेबिलिटीज आ जाएंगे इन पे। एंड रीजन व्हाई आई एम नॉट इंसिस्टिंग ऑन दिस राइट नाउ इज दैट ये फिर हम ओवर स्पेसिफाई कर रहे हैं। करेक्ट। और ये ऑर्डर अगर हम इतने सारे क्वालिटीज एक ही पहले ही मार्क वन पे ही लोड कर देंगे, तो देन वी विल बी कॉट अप इन दैट डेवलपमेंट साइकिल अगेन। तो बेहतर ये होगा कि दीज द फर्स्ट बैच कम्स इन एंड देन यू कैन डू द मॉडिफिकेशंस, एंड देन यू कैन सजेस्ट कि देखिए फील्ड टेस्ट में ये आ गया, इट इज वी हैव नेवर डिप्लॉयड ड्रोन्स ऑन सच अ लार्ज नंबर। ये स्वॉर्म ड्रोन्स की बात कर रहा हूँ, रेगुलर ड्रोन्स तो है ही, बट वंस देयर यूज, जब सर्विस यूजर इसे यूज करके एक्सप्लॉइट करेगा, तब बहुत सारे ऐसे ये फाइंडिंग्स आ जाएंगे जिसमें वो मार्क टू डेवलप कर सकते हैं। दिस इज वन वेरी क्रिटिकल एरिया कि यू शुड हैव ड्रोन्स दैट आर हार्डन्ड अगेंस्ट योर एनिमीज काइनेटिक, क्योंकि जो हम काउंटर मेजर्स ले रहे हैं वो ठीक वही काउंटर मेजर्स हमारे बिल्कुल। एडवर्सरीज के पास भी है। तो दैट इज something that we'll have to look at. And ये main ये जो है कि the cost of the platform immediately goes up. जब आप उसे harden करते हैं, you get your chips and your signals, GPS devices and all that on the drone. When these are military grade के बहुत ही specialized hardened solutions जब आप fit करते हैं, then your costs also go up. So, but this is definitely the progressive thing. जैसे मैं कह रहा था, Mark 1, Mark 2, Mark 3, होपफुली ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। नहीं, और सही, और शायद वो थॉट भी रहा होगा, संदीप प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये इंडियन इंडस्ट्रीज की स्पेशली शिकायत रही है कि सर्विसेज जब अपना आर्मी के केस में जीएसक्यूआर, एएसक्यूआर या बाकी नेवी का अपना हो गया, वो कहते हैं कि उसको क्राफ्ट ही इस तरह से किया जाता है कि हम उसमें बैठ ही नहीं सकते हैं, तो अगर आप सबसे अब शुरुआत ही इतने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम से करोगे तो हमें चांस कब मिलेगा? तो इसलिए वो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप वाली चीज ठीक है। संदीप, आपने कहा कि जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए स्पेशली आर्मी ने जो डेमोन्स्ट्रेशन किया है, जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, वो आर्मर के खिलाफ में थे। आर्मर को उन्होंने टारगेट करके देखा, उससे वो संतुष्ट हुए, तब उन्होंने अपना ऑर्डर प्लेस किया। मैं समझना चाहता हूँ कि क्या अगर हम आर्मर को अटैक करने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या हम आर्मर को प्रोटेक्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं किसी और के ड्रोन से? क्योंकि हमने नगर्नो काराबाख में देखा है कि वो सिटिंग डक्स की तरह हो गए थे, इतना हैवी और इतना भारी भरकम इक्विपमेंट, यो मैन, सप्लाईज, उनको बहुत इजीली टारगेट किया गया जब वो लड़ाई हुई थी। क्या हमने उस दिशा में भी कदम उठा लिए जब हम अब ड्रोन्स की दुनिया में जा ही रहे हैं? बिल्कुल निखिल, दिस इज वन कैपेबिलिटी जो हमारे डेवलपर्स ने बताया आर्म फोर्सेस को। हम आप इसे काउंटर ड्रोन्स टेक्नोलॉजी में दो तरह के हैं, सॉफ्ट किल है और एक हार्ड किल है। तो ये हार्ड किल में भी आप इस ड्रोन्स को यूज कर सकते हैं, स्वार्मिंग माइक्रो ड्रोन्स वगैरह उसको यूज कर सकते हैं। दैट दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल टू द सर्विसेज। तो जैसे मैं कह रहा था, इट इज अ कैपेबिलिटी दैट वी आर ओनली लिमिटेड बाय आवर इमेजिनेशन। आप इसे हर एरियाज में यूज कर सकते हैं, वेदर इट इज फॉर ऑफेंसिव और वेदर इट इज फॉर डिफेंसिव। तो दिस इज समथिंग दैट द आर्म फोर्सेस हैव टू डिसाइड, क्योंकि इस एक प्रोक्योरमेंट से हमें बताया, एक प्रोक्योरमेंट ने हमें ये बताया कि कैसे आर्म फोर्सेस अगर वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ड्राइवर सीट में है, उनके पास इमरजेंसी पावर्स है, they are the users at the end of the day, they know what is their immediate requirements, and ये small amounts 100 crore 200 crore वो deploy करके आप एक indigenous ecosystem भी create कर सकते हैं। you can use it for other solutions, जैसे artificial intelligence की भी बात करते हैं, cloud computing वगैरह। they always talk about big technologies, but all these ये सारे जो है resource intensive हैं।
and they need startups. These are all startups का खेल ही है, and you have to have the forces, armed forces supporting startups. उनका mandate नहीं है, इसके लिए एक अलग ही organization है, but given the हमारे जो system की जो lacunae है, our red tape, departmental problems वगैरह, उनको उसको देखते हुए, it is really important that the services have to start driving procurement cases like this one. ठीक है। संदीप, हमने आर्मी और एयरफोर्स के केस में समझना थोड़ा सा आसान है दर्शकों के लिए। आर्मी के लिए आपने 2 रोल्स बताए, रेकी और जो आपका म्यूल का रोल है, कार्गो। एयरफोर्स के केस में भी समझना थोड़ा सा इजी है कि आप अपने पेरीमीटर्स, आप अपने बेस का यू कैन कीप एन आई, आप उसको एक तरह से पेट्रोल कर सकते हो, आप अपने टेरिटरी को। हम चाहते हैं कि नेवी भी ड्रोन्स के बारे में सोच रही है, और सबसे हाई एंड ड्रोन्स अभी नेवी ही उड़ा भी रही है। नेवी किस तरह के ड्रोन्स चाह रही है अपने लिए, जो मेहर बाबा कॉन्टेस्ट से निकल के आए हैं उनमें से? अगर नेवी की कोई इस वक्त कोई इंटरेस्ट नहीं है स्वॉर्म ड्रोन्स में, क्योंकि उनका कहना है, देखिए ये जो है शॉर्ट रेंज कैपेबिलिटी वाले सिस्टम्स हैं, वी आर एक्चुअली ओनली वल्नरेबल व्हेन वी आर इन पोर्ट हार्बर में, तो इसके लिए वी नीड सम काइंड ऑफ काउंटर ड्रोन सिस्टम्स। लेकिन जब हम सेल करते हैं, जब हमारे वॉरशिप सेल करते हैं, देन दूर समुद्र में इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एडवर्सरी टू डिप्लॉय drones. I mean, it is possible, but it is generally, given the distances, जिस distances पे Navy operate करती है, they are not so directly affected by swarm drones like the Army and Air Force are. तो उनका कहना है, देखिए, we will go for the larger drones, जो predator type के वो देख रहे, hail, mail, and shorter range drones. लेकिन I think one area that the Navy should be really looking at, and this मैं, क्योंकि रशिया जब गया था, I was looking at a lot of underwater swarming technologies. So this is one area that Navy should be looking at, निखिल, क्योंकि ये future नहीं है, ये already present में बहुत सारे countries already deploy कर चुके हैं swarming drones, underwater UUVs वगैरह, जिसमें एक सबमरीन एक मदरशिप की तरह बहुत सारे छोटे ड्रोन्स को कंट्रोल करती है, एंड पॉसिबली यू कैन यूज इट एज सब्स्टिट्यूट्स आइदर फॉर एग्जिस्टिंग वेपन सिस्टम जैसे टॉर्पीडोज, या फिर टॉर्पीडो की रेंज को एक्सपैंड करने के लिए आप ड्रोन्स फ्लाई कर सकते हैं। देयर आर वेरियस यूजेस फॉर दिस, सो it is again, user has to sit and decide, okay, this is the kind of capabilities that we need. And I think Navy also should get into this field, Nikhil. It is too exciting technology for Navy, खास करके जब Navy it is at the cutting edge usually of technology. इसमें बहुत सारे और applications भी हैं. It's not just the drone, it is the algorithm, it is flight control software वगैरह, बहुत सारे ऐसे technologies हैं which the Navy can use in other forms. So it's really important कि वो भी इस program में participate, भाग लें, और they can figure out how they can use these technologies. It's all about that, how you can reduce costs, how you can improve efficiency of existing platforms, Nikhil. और जब अगर आप एक ड्रोन के लिए 1000 करोड़ देने के लिए वैसे भी रेडी हैं, तो आप 100-200 करोड़ तो आप दे ही सकते हैं, एक्सपेरिमेंट बेस पे दे सकते हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं। I still say this, that जिस तरह के हम स्पेंडिंग कर रहे हैं इंपोर्ट्स में, आप 30,000 करोड़ की एक ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स पे, क्या हर सर्विस एक ड्रोन कम करके उन पैसों को इंडिजिनस इंडस्ट्री में डिप्लॉय कर सकते हैं? 700 से लेके 1000 ड्रोन की एक कॉस्ट है, ये पर ड्रोन की कॉस्ट, क्या आप उसको इंडिजिनस इंडस्ट्री में चैनलाइज कर सकते हैं? ये मैंने कह रहा हूँ कि हमें ये हाई ऑल्टीट्यूड एंड्योरेंस ड्रोन्स की जरूरत ही नहीं है, जरूरत है, पर एट द सेम टाइम यू हैव टू सपोर्ट लोकल इंडस्ट्री एज वेल। अगर आप ऐसे इंपोर्ट हाउस बन जाएंगे, देन योर स्टार्टअप्स तो मर जाएंगे, यू विल नेवर हैव अ स्टार्टअप इकोसिस्टम, एंड यू विल ऑलवेज बी एन इंपोर्टर, यू विल ऑलवेज बी एट द एट द मर्सी ऑफ इंपोर्टर। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। आई मीन, अगर 3 सर्विसेज जो है, तीनों सर्विस से एक ड्रोन हटा के, वो कम करके, वो पैसे अगर वो इंडिजिनस इंडस्ट्री में पार्क करे, तो यू विल सी द बेनिफिट्स ऑफ दैट वेरी क्विकली, जैसे कि मेहर बाबा ने हमें दिखाया। ठीक है, ऑन दैट नोट संदीप, हम अगली स्टोरी की तरफ अब बढ़ना चाहते हैं रखवाले में। हमने अभी पिछले दिनों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का एक स्टेटमेंट पढ़ा। उनसे एक रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया था, उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि इंडिया भी किसी रॉकेट फोर्स के बारे में सोच सकता है। और जो रॉकेट फोर्स सुनते ही पहला विचार हमारे दिमाग में आता है वो है
PLA के पास जो एक रॉकेट फोर्स है, जो डेडिकेटेड एक फोर्स है जो वहां पे उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स को हैंडल करता है। हम दोनों चीजें समझना चाहते हैं कि फिलहाल भारत में जो सिस्टम है वो किस तरह काम करता है, और क्या जो CDS संभावना जता रहे हैं क्या उसकी जरूरत है, या फिर जो हमारा एग्जिस्टिंग जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे मिलिट्री में हो, वो अभी ठीक काम कर रहे हैं। निखिल, एक्चुअली दिस इज लिटिल कंफ्यूजिंग जो उन्होंने कहा। आई नीड मोर क्लैरिटी ऑन दिस। लेकिन उनका जो कहना था, इफ यू लुक एट द होल स्टेटमेंट, वो कह रहे थे कि हमें ऐसे रॉकेट फोर्सेस, वी आर प्लानिंग टू क्रिएट अ रॉकेट फोर्स टू प्रोटेक्ट आवर एविएशन एसेट्स, एयर एसेट्स। जो उनका कहना है कि एयर एसेट्स आर जो फ्लाई करते हैं वो ग्राउंड पे भी मिल जाते हैं, सो इट हैज टू बी प्रोटेक्टेड ऑन द ग्राउंड। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ द स्टेटमेंट। क्या उनका ये मानना है कि वी नीड अ सेपरेट आर्टिलरी विंग जहां पे यू विल हैव मिसाइल्स एंड यू विल हैव रॉकेट्स, या फिर आप एक एयर डिफेंस कमांड जैसे की बात कर रहे हैं जहां पे यू विल हैव एयर डिफेंस एसेट्स जो एयरक्राफ्ट को प्रोटेक्ट कर रही है? क्योंकि अगर आप रॉकेट फोर्स की बात करते हैं, कन्वेंशनल थिंकिंग ये है कि इट इज अ स्ट्रेटेजिक फोर्स। जैसे कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है ऑलरेडी, जिनके जो सारे हमारे ICBMs, IRBMs जो भी हैं, SLBMs, दे आर ऑल विद दैट स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। तो अगर आप एक रॉकेट फोर्स की बात कर रहे हैं, there are possibly two thinkings on this. One is that you're parking all your missiles, जो आप हमारे पास बहुत सारे एयर डिफेंस मिसाइल्स आ रहे इंक्रीजिंग रेंजेस के, जैसे लास्ट टाइम वी हैड डिस्कस्ड दिस MRSAM और S-400 इस साल आ रही है। दैट इज वन पॉसिबिलिटी। द अदर पॉसिबिलिटी जो मुझे लगता है इट इज पॉसिबली क्लोजर टू दिस इज दैट वो बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स एक्वायर करने की बात कर रहे हैं, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज टैक्टिकल मिसाइल्स, जो नॉट न्यूक्लियर टिप्ड बट विच कैन अटैक एट इन डेप्थ। जैसे ये लद्दाख के डिप्लॉयमेंट के बाद हमें एकदम सब पता चल गया है कि देयर इज अ वेरी वेरी बिग capability gaps in attacking forces at depth. जैसे कि नॉर्मली जो देयर आर 3 ग्रेडेशंस ऑफ दिस। एक जो है शॉर्ट रेंज जो है, दैट इज अबाउट टिल अबाउट 30 किलोमीटर्स, दैट इज एक आर्टिलरी गन रेंज है, दैट इज द टैक्टिकल रेंज। देन यू हैव द ऑपरेशनल, जो ऑपरेशनल है 30 टू अबाउट 100 150। और फिर है स्ट्रेटेजिक जो है बियॉन्ड 150 200 किलोमीटर्स। तो राइट नाउ इंडियन आर्मी के पास जो भी एसेट्स हैं, दे आर बेसिकली इन दैट शॉर्ट रेंज। ये जो टैक्टिकल जो है, टैक्टिकल बैटल एरिया में 30 किलोमीटर्स। एंड इन ऑन द टिबेटन प्लेट, ये 30 किलोमीटर्स इज वेरी सिग्निफिकेंट ऑन द पाकिस्तानी साइड, राइट? आप उनके फोर्सेस को अटैक कर सकते हैं, एंड बिकॉज द डिस्टेंसेस आर डिफरेंट। लेकिन अब अगर आप टिबेट और सिंजियांग की बात कर रहे हैं, देन द बैटल एरिया एक्सपैंड्स ग्रेटली। तो वहां पर 30 किलोमीटर्स तो आप रोड भी नहीं पहुंच रहे। सो हो सकता है कि दे आर टॉकिंग ऑफ गेटिंग लॉन्गर रेंज सिस्टम्स, जो रॉकेट्स हैं, पिनाका एक्सटेंडेड रेंज, शौर्य, प्रहार जैसे कन्वेंशनल टिप थिंग्स, so that you can attack the enemy while he is mobilizing. उनके bases depth में attack कर सकते हैं। This is obviously it's a very complicated thing, क्योंकि ये सिर्फ assets acquire करने की बात नहीं है। It's not only getting the rockets, ये आपको ammunition की भी बात करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ammunition is expensive, it's like अगर एक पिनाका बैटरी की cost is 5,000 crore, 4 or 5,000 crore, उसकी ammunition जो है it is into 3 times. So it is very very expensive, and then you need reconnaissance assets, आपको drones की जरूरत पड़ेगी, command and control links, जो कि हमारे पास नहीं है इस वक्त, because हमारी जो focus है it is on Pakistan. And now my thinking, this is again I'm deducing from what General Rawat ने कहा है कि now the battle area has expanded a bit. उनको लग रहा है कि we need longer range missile systems, rockets, conventional munitions, जो SFC is of course the strategic system, but conventional munitions जो ग्राउंड फोर्सेस को अटैक कर सकते हैं, जैसे कि चाइना ने डिप्लॉय किया है रिसेंटली। वी हैड डिस्कस दैट उनके MLRS आ गए थे टिबेटन थिंग, जो उन्होंने अपने प्रोपेगेंडा वीडियोस में। सो आई थिंक वी आर लुकिंग एट
expanding our forces. और हमारे रॉकेट जो if you can call them rocket forces, जो आर्टिलरी के पास जो रॉकेट्स है बहुत कम है. It is like single digits. सारे जो regiments है, whether it is Pinaka, Smerch, Grad, they are all in single digits. 3 regiment है, 5 regiment है and all that. So maybe they are looking at greatly expanding this, क्योंकि because of the that area of operations उनका जो एकदम से बढ़ गया है. So that this is possibly the indication जो उनका कहना है. चलिए, इंटरेस्टिंग है. मतलब दोनों तरह से, अगर उन्होंने चीन की तरह सोचा हो तो भी, और जैसा आप बता रहे हैं तो भी दिलचस्प चीज है. संदीप, आखिरी विषय जिसको हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं, आप ही की जानिब से हमें सजेशन भी मिला था कि हमें डिस्कस करने चाहिए मैन पैड्स. और जब हम दर्शकों से ये बताते हैं कि ऐसा कोई सरफेस टू एयर सिस्टम जो कंधे पे रख के चला सकते हैं, सबसे पहला चित्र जो आपके दिमाग में आता है वो है स्टिंगर्स का, क्योंकि सबसे पॉपुलर एग्जांपल मैनपैड्स का वही है, और काफी सक्सेसफुल, काफी इफेक्टिव रहा है स्टिंगर. हम पहले, इससे पहले कि हम उस सिस्टम की बात करें, अच्छा मुझे इसका पहले उच्चारण में पूछना था. जब आपने मुझे बताया इसको, हाउ डू आई प्रोनाउंस दिस, VSHORAD, VSHORAD? It is a very short range air defense system. Okay. एक्रोनिम है, तो ये इट इज जनरली 5 to 7 किलोमीटर, जो जैसे आपने डिस्क्राइब किया, स्टिंगर टाइप मिसाइल है जो ग्राउंड फोर्सेस के पास है, जो स्पेशल फोर्सेस वगैरह पैरा यूनिट्स, पैराशूट रेजिमेंट के पास है. इट इज टू गिव क्लोज प्रोटेक्शन फॉर सोल्जर्स. तो ये रिक्वायरमेंट काफी पुरानी रिक्वायरमेंट है. इट्स मोर देन 10 years नाउ. हम लगातार उसको खरीदने की कोशिश कर रहे थे. पहले इट वाज एन ऑफ द शेल्फ बाय, देन इट बिकेम अ बाय एंड मेक प्रोजेक्ट. जो अब प्रोजेक्ट की जो बात कर रहे हैं VSHORAD, इट इज आई थिंक 5,000 मिसाइल्स की परचेज है, और इट इज अबाउट 10,000 crore. और इट इज अ सर्टेन नंबर विल बी बॉट ऑफ द शेल्फ, और बाकी जो है इंडिया में उसको असेंबल किया जाएगा. और इसमें काफी कंट्रोवर्शियल एक डील भी है. कुछ महीने पहले मैंने इस पे लिखा भी था कि एक स्वीडिश जो 3 कंपनीज शॉर्टलिस्ट हुए थे इसमें. देयर इज द रशियंस, द स्वीडिश कंपनी और एक फ्रेंच कंपनी. तो इसमें स्वीडन, रशिया ने, रशिया की जो इग्ला एस है जिसको शॉर्टलिस्ट किया, इसमें लोएस्ट बिडर जो इमर्ज हुए, उसके खिलाफ स्वीडिश कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने डायरेक्टली डिफेंस मिनिस्टर को लिखा कि देखिए, इन्होंने अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज किए, इस्तेमाल करके हमें ये रशियन साइड हैज बीन फेवर्ड इन दिस कॉन्टेस्ट. इस करके बहुत सीरियस एलिगेशंस उन्होंने लेवल किया और कहा कि their missile does not meet the requirements, or it's a standard competitors pitch कि it is a missile that is outdated. कि आप वो मिसाइल खरीद रहे हो जिसको रशियन फोर्सेस भी नहीं यूज कर रही है, क्योंकि 2014 के बाद इट इज they are moved on to a different missile. तो आर्मी का कहना है दिस इज अ कैपेबिलिटी, हमको वही है, अर्जेंट और इमीडिएट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है. इसको कह के इट इज बीइंग परस्यूड, एंड आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड बहुत ही जल्द इसको साइन किया जाएगा, इस डील को, जो है करीब 10,000 करोड़ की एक डील है. काफी 2 या 3 साल से अटकी हुई थी ये डिफेंस मिनिस्ट्री में. संदीप, आपने स्वीडिश एलिगेशन की बात की, और आप बता रहे थे कि फ्रांस से मिस्ट्रा ने भी बिड किया था MBDA के लिए. हमें समझना चाहते हैं कि जब हम इन तीनों सिस्टम्स को कंपेयर करते हैं जो हमको ऑफर किया गया था, मतलब मैं वो L1 की बहस से बाहर आना चाहता हूँ, क्योंकि वो कई बार होता है कि जो L1 बिडर होता है वो आपको बेस्ट प्रोडक्ट नहीं भी दे रहा होता है. हमने 50 उदाहरणों में इसमें देखा है. जब हम तीनों सिस्टम्स को कंसिडर करते हैं तो क्या हमारा डिसीजन सबसे सही था कैपेबिलिटीज के हिसाब से? नहीं निखिल, मुझे लगता है दिस इज अ रॉन्ग डील. आई मीन दिस इज समथिंग दैट शुड हैव गॉन टू वन ऑफ द यूरोपियन सिस्टम्स, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटीज जो है इट वाज मच बेटर देन व्हाट द रशियन सिस्टम हैड डिस्प्लेड. और it was actually a toss between the French or the Swedish system. और मुझे लगता है सिर्फ कॉस्ट पे रशियन सिस्टम को दिया गया ये कॉन्ट्रैक्ट. But you cannot explore you cannot conclude everything on cost. I think there should be the T1 also should be given importance, क्योंकि ये जो system है it is 2021. I can guarantee that till 2041 at least this will be in service. तो आपको इस तरह से you should have taken a forward view, I think.
to my mind, and not placed it on a single the lowest bidder. Unfortunately, जो system with this बहुत ही एक controversial system है, काफी सारे service chiefs ने भी इसको oppose किया है कि देखिए this L1 is actually killing T1, that you're not getting the best technology, you're getting the cheapest one, and this appears to be one such deal. संदीप, चलने से पहले हम ये भी जानना चाहते हैं कि हम फिलहाल कौन से मैन पार्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी इनके आने के बाद में उनकी और इनकी कैपेबिलिटी में कितना फर्क होने वाला है। अगर हम नई चीज खरीद रहे हैं तो वो कितनी बेहतर है? इट इज निखिल, हमारे पास जो मैन पैड्स है इस वक्त, इट इज द सेम वन, इट इज इग्ला, एंड दिस न्यू वन इज अ स्लाइटली मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द इग्ला विद आई थिंक एन इम्प्रूव्ड स्पीकर। तो इट इज जस्ट अ Mark 1, हम Mark 2 खरीद रहे हैं, दैट इज द ओनली डिफरेंस। जो कि the other systems including the one that the Russians have, जो नए सिस्टम वो acquire कर रहे 2014 के बाद, it is a tri-band seeker, तो बहुत ही एक advanced मिसाइल उन्होंने डेवलप किया। this is a big mystery कि हम इस contest को scrap करके क्यों नहीं restart करें, to get maybe a better missile, or buy a certain limited number of missiles from whichever country and then start producing it indigenously. ये भी एक this is one route that they could have explored, because I mean if you're looking at it, 10,000 crore बहुत पैसा है। हम पहले segment में भी discuss किए कि how much difference a small little investment makes in indigenous systems. So इस तरह के, maybe not in the DRDO, you can maybe look at private sector, दूसरे companies को आप दे सकते हो, but we have to be very careful about how we spend our money, especially ये जो thousands of crores. Once it crosses this danger limit, you should immediately look at how you can indigenize it. हाँ, मतलब मैं यही सोच रहा था कि अगर इसकी वजह डिप्लोमेटिक है, मतलब ये हम समझ रहे हैं कि जब से आपने फाउंडेशनल पैक्ट साइन किया तब से एक इंडियन एस्टैब्लिशमेंट में भी एक प्रेशर है कि आपको उनको भी, यू हैव टू कीप द रशियंस इन गुड ह्यूमर, आप उनको भी एंगेज करते रहना चाहते हैं कि नहीं, हमारा मार्केट आपके लिए भी ओपन है, आपको भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपको लेना है तो फिर आप बेहतर चीज ले सकते हो। अगर आपको रशियन ऐसा नहीं है कि वो सबसे खराब प्रोडक्ट ही रशिया में बनते हैं, अच्छे भी बनते हैं, तो आप अच्छे के लिए जाओ। जैसे S-400 आपने लड़ झगड़ के लिया है ना। And this is exactly what this point is very valid, Nikhil, and this should have gone for the next best system. I mean either the European one or the Russian one, but it's not a good idea because it's that the letters have actually hinted at this, the fact that we are not getting the best equipment. चलिए, इस उम्मीद के साथ में कि जो समझ इस तरह की चर्चाओं से पैदा होती है वो वहां पर भी लागू हो जहां पर इसे लागू होना है, और हम तो काम नहीं कर सकते हैं और बातें कर सकते हैं और अपने दर्शकों के लिए इस तरह के और नए एपिसोड बना सकते हैं। अगले एपिसोड में आए दर्शकों से फिर मुलाकात होगी, दोबारा तकलीफ दी जाएगी संदीप को। शुक्रिया दर्शकों का भी और शुक्रिया संदीप आपका भी। थैंक यू। धन्यवाद निखिल।